आफ्टरनून एवरीवन। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, बिफोर आई स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर, हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ, सो अब याद रखो कि आपका जो सिलेबस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, इट्स क्वाइट ह्यूज। इसके लिए हर लेक्चर में मैं मिनिमम ब्रेक देके मैक्सिमम चीज़ें कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड यू ऑल्सो डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। रिमेंबर, ये जो सब्जेक्ट है वास्ट है। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसके सेम कंसेप्ट जो हम लोग ये पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो आप अलग अलग सब्जेक्ट में काम में आएंगे। तो टीवाई के वो सब्जेक्ट्स आपको इजी पड़े, इस दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अभी के टाइम पे ये सब्जेक्ट ध्यान से पढ़ो। आई कैन जस्ट एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स टू यू। नोट्स जो मैंने दिया है उसके बेस के ऊपर, बट उसको रिवाइज करना ये आपके ऊपर है, ठीक है। बिकॉज एट दी एंड ऐसा होगा कि जब 10-15 लेक्चर के बाद में हम लोग के 2-3 यूनिट्स आराम से हो गए रहेंगे, 60-70% सिलेबस अगर हो गया हम लोगों का, एंड लेट आफ्टर दैट इफ यू स्टार्ट जस्ट बाई फर्स्ट सेकेंड चैप्टर, तो वो टाइम पे आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो देखो, मैं इसी के लिए ट्राई करता हूँ होगा चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे कवर करने के लिए। सो रिमेंबर, ट्राई करो कि आप थोड़ा चीज़ों को लाइटली मत लो, ठीक है। टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलो। एट दी एंड अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सारी चीज़ें एक साथ कवर करना। एंड मेरा जॉब है मेनली आपको पूरा सिलेबस कवर कराना। सो मैं वही, अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितने टाइम में रिवाइज कर रहे हो। आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें सबसे लेंदी सब्जेक्ट SY में सेम 4 में यही सब्जेक्ट है, सबसे लेंदी सब्जेक्ट। सो आप अगर कंसेप्ट वाइज अगर याद रखोगे इजी पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे अगर आप सोचोगे कि मैं पढ़ के पास हो जाऊंगा, थियरी है, ऐसा नहीं होगा। याद रखो, आपके अभी मोस्ट ऑफ आपके चांसेस है कि रिटर्न एग्जाम थियरी एग्जाम ही होगा। तो उसमें इफ़ यू थिंक कि थियरी है तो आप पूरा पैराग्राफ भर भर के लिखोगे और मैं मार्क्स दे दूंगा, पास कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पॉइंट वाइज काम के जो चीज़ें है वही डालना है। कचरा डाल के अगर आप वहाँ पे मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप टू द पॉइंट जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ है वो, अगर डायग्राम वहाँ पे अवेलेबल है तो उसके सपोर्ट में डायग्राम डाल के वो चीज़ों को एक्सप्लेन करो, ठीक है। यू आर गिविंग दिस एग्ज़ाम फॉर द फर्स्ट टाइम। ना मैं ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, ना पेपर्स में फर्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के हम लोग पेपर्स चेक करते हैं, तो आपका पेपर में मैं जब 4-5 लाइन पढ़ूंगा ना, उससे मुझे पता चल आता है या नहीं आता है। सो ट्राई करो कि आप चीज़ों को टाइम टू टाइम थोड़ा रिवाइज करते चलो, अदर हो जाएगा आपके लिए एट दी एंड सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, ठीक है। और इसी के लिए मैं सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे रख रहा हूँ, जहाँ पे लेक्चर के बीच में मिस कर दिया है, फ़ोन यहाँ पे रख के कहीं पे टाइम पास कर रहे थे, जो भी है बाद में आके देख लो, सुन लो, रिवाइज कर लो। और फिर भी अगर डाउट है तो जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम लेक्चर में मिल रहे हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हो मुझे वो डाउट्स। ओके, सो स्टार्ट करता है। यूनिट 1 का चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट SDLCs हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अलग अलग टाइप के। अब ऊपर जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए उसके बाद में यहाँ से थोड़ा यूनिक कंसेप्ट चालू होता है, दैट इज अजाइल प्रोसेस। अजाइल मतलब डायनेमिक या फ्लेक्सिबल, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स है उसमें बेसिकली आपके प्रोजेक्ट्स जैसे डायनेमिक होते हैं आज के टाइम पे, उसके हिसाब से आप जो वो प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए जो मॉडल यूज़ करेंगे वो भी डायनेमिक होना चाहिए। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि आपके प्रोजेक्ट्स कितने डायनेमिक रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला है, एज यू कैन सी, अजाइल इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी
इट इज़ अ स्टेट ऑफ डायनेमिक, एक डायनेमिक मॉडल है। अब यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने के टाइम पे अजाइल मेथड यूज़ करके व्हेन यू आर ट्राइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, आप मॉडल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपने कंफर्ट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं जो वाटरफॉल में नहीं है। वाटरफॉल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा आप जब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो हम लोग अभी पैटर्न जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये सेम चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से जो यूनिक पैटर्न फॉलो कैन डू दैट, ओके। सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, वाटरफॉल के अंदर एक स्टैटिक अप्रोच है जिसमें हर एक चीज़ जो है वो डिफाइंड है कि ओके एनालाइज करने के लिए आपको इतना ही टाइम मिलेगा, प्लानिंग के लिए इतना टाइम मिलेगा, डिज़ाइनिंग के लिए इतना ही टाइम मिलेगा, बिल्ड और टेस्ट और सेम वे डिप्लॉयमेंट, हर एक चीज़ प्री डिफाइंड है कि ये ही सेम पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे तो ये एक पैटर्न, ये उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये उसके स्टैंडर्ड रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि मैं फॉलो करूँ ना करूँ क्या फ़र्क पड़ता है। देखो हर एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ISO सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। जब अगर हम लोग पब्लिक में उसको लेके जाएंगे तो तभी लोग हम लोग पे ट्रस्ट करेंगे या वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। नाउ हम लोगों को अगर वो ट्रस्ट अगर लोगों का बचा के रखना है तो आपको वहाँ पे बताना कि आप कौन सा SDLC यूज़ किया है। तो सपोज़ अगर मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे पास लिमिटेड रिक्वायरमेंट थे, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, तो मैंने वाटरफॉल अप्रोच फॉलो करके जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वाटरफॉल अगर डेवलपमेंट फॉलो किया है या डेवलपमेंट कंप्लीट किया है तो फिर वो देखेंगे कि वाटरफॉल मॉडल के स्टैंडर्ड रूल्स क्या है। एनालाइज करने के लिए, प्लान करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं, तो जितना टाइम हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं उसी के हिसाब से हाँ, आपको अगर आपने प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट्स किए तो फिर आपको जो लाइसेंस है उसके ऊपर ISO सर्टिफिकेशन है वो मिल जाएगा, अदरवाइज ISO सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब अजाइल में क्या होता है, अजाइल में हम लोग दो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड एक इटरेटिव अप्रोच। इंक्रीमेंटल क्या बोला है, इंक्रीमेंटल स्मॉल छोटे छोटे जो रिलीज है वो हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट के, है ना, सो दैट वी कैन मेक आवर सिस्टम अवेलेबल टू कस्टमर एवरी फ्यू वीक्स। हर 2 4 5 हफ्ते में हम लोग नए नए फंक्शंस जो है वो क्लाइंट को अवेलेबल करा के दे सकते हैं। तो पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं फॉलो कर रहे हम लोग। इंक्रीमेंटल में क्या होगा, एज नेम सजेस्ट इंक्रीमेंट, थोड़ा 4 फंक्शन बना है उसके ऊपर 4 अभी और ऐड कर रहे हैं हम लोग, देन उसके ऊपर और 4 ऐड करेंगे, उसके ऊपर और 4 5 ऐड करेंगे, है ना, ये इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब ऑलरेडी जो थोड़ा बना हुआ है उसके ऊपर। जब हम लोग इटरेटिव की बात करेंगे, सो इटरेटिव में ऐसा नहीं होगा कि आज 4 बने हैं तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ही हम लोग 4 बनाएंगे। इट माइट पॉसिबल कि मल्टीपल इटरेशंस हम लोग चलाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, मतलब मल्टीपल पार्ट्स बनाने के लिए। वो साइमल्टेनियस भी चल सकते हैं, इंडिविजुअल भी चल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वही दिया है, देखो मैंने एक साइकिल फॉलो किया, देन उसके बाद सेकेंड साइकिल फॉलो किया, है ना, देन वापस थोड़ा सा पार्ट बनाने के लिए थर्ड साइकिल फॉलो किया। सो ये सारे जो है ना, ये आप देखो कि छोटे छोटे पार्ट बनाने के लिए हम लोग ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये अगर आप साइकिल देखोगे ना तो ये साइकिल क्या बता रहा है, जब तक हम लोगों का ये पार्ट प्रॉपरली बन के कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग में अगर एरर आया तो वापस डिज़ाइन में चेंज करेंगे, बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे। सो ऐसे आपके जो भी अलग अलग मॉड्यूल्स या सब मॉड्यूल्स रहेंगे उसके लिए ये सेम अप्रोच हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्ट में जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसका एडवांटेज क्या होगा, अगर रिक्वायरमेंट चेंज हुए तो उसके साथ हम लोग यहाँ पे वो सेम चेंजेस बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। कस्टमर टर्नओवर,
जो है वो ज़्यादा होगा इसमें। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हम लोग कर सकते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट हम लोग 2-4 साल बना रहे हैं, कंटिन्यूस उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कर सकते हैं। तो 2 साल पहले जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट चालू किया था तभी कोई टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं था। अब सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट है, तो अभी हम लोग वो सेम फीचर प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, है ना, ये होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो भी यहाँ पे हम लोग फॉलो कर सकते हैं। मतलब क्या है, आज के टाइम पे जब बिजनेस में अगर आप देखेंगे फास्ट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है, मतलब हर दूसरे दिन आपको पता चलेगा, मतलब हर दूसरे दिन मतलब हर थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा कि कंपनी के कोई ना कोई नए रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं। एंड प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ सेट ऑफ स्टेबल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इन टूडेज टाइम। जो भी हम लोग रियल टाइम डायनेमिक सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसके लिए आप देखो कि अगर फेसबुक व्हाट्सएप भी अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम आपको पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, कोई ना कोई नए रिक्वायरमेंट आ रहे हैं। तो आपको क्या बोला है यहाँ पे, आपका सॉफ्टवेयर को अगर मार्केट में रहना है तो कंटिन्यूअसली उसको इवॉल्व करना पड़ेगा, है ना। टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रहा है उसके साथ में उसको खुद को कैचअप करना पड़ेगा, सो दैट क्विकली रिफ्लेक्ट कर पाएंगे हम लोग बिजनेस नीड्स जो चेंज हो रहा है उसको। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या लिखा है, स्पेसिफिकेशन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर इंटरलीव्ड, system is developed as a series of version with stakeholder involved in various version evolution, and user interface are often developed using IDE मतलब integrated development environment। जैसे अगर मैं विजुअल स्टूडियो अगर यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे वो मुझे इन हेल्प करेगा बहुत प्रॉपरली वो सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए, या फिर आप नोटपैड प्लस प्लस टाइप यूज़ करेंगे। जहाँ पे आपको HTML या कुछ कोडिंग कर रहे हैं तो वो कौन से टैग्स है वो आपको वहाँ पे बहुत सिंपली बता देता है ना। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरे पास एक दिस इज व्हाट आई हैव। अब इसके अंदर अगर आप देख नोटपैड प्लस प्लस है, तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई एक सेकेंड, मेरे पास एक HTML फाइल, ओके मैं एक न्यू HTML फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले इसको सेव करता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज, सपोज डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ बाई स्टेटिंग इट एज test.html, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे ये देखो HTML लिखूंगा, सो ये मुझे सजेशन दे रहा है ना। उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो यहाँ पे ये देखो ये मुझे बता रहा है ना, ये ओपनिंग टैग ये क्लोजिंग टैग मतलब प्रॉपरली क्लोज हो गया। देन अगर ये मैं यहाँ पे बॉडी ओपन करता हूँ, देन इफ आई क्लोज द बॉडी टैग एंड उसके अंदर सपोज अगर मैं यहाँ पे हेडिंग टैग डाल रहा हूँ, सो देखो एच से चालू होने वाले जो भी टैग्स है वो सारे मुझे यहाँ पे बता रहा है वो। दिस इज द मेन बेनिफिट, है ना। इससे हम लोगों को क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सो ऐसे कुछ एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ना वो हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे आपको थोड़ा बेटर हेल्प मिलता है ज़्यादा। सो ये हो गया। रहेंगे हम लोग के पास जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। जैसे अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन कुछ भी अगर रिक्वायर्ड है, यू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन योर लेआउट, तो क्या होगा वो सेम लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन चेक बॉक्स वो सारे आपके फॉर्म पे आ जाएंगे, जो भी आप साइन अप या जो भी फॉर्म बना रहे हैं। और बैकएंड में मतलब आपका जो कोडिंग विंडो रहेगा वहाँ पे उसका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अजाइल मेथड जो है वो हम लोग के जैसे ही फ्रस्ट्रेटेड जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ही कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था, जिनको ये सेम प्रॉब्लम्स जो हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं या आप फेस करोगे फ्यूचर में जब आप भी ऐसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे। तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
यहाँ पे हम लोग वही सेम चीज़ करें, फोकस ऑन कोड रेदर देन डिज़ाइन। मतलब आपके जो स्टैटिक मेथड्स है ना उसमें यही था कि डिज़ाइन के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सिनारियो करेक्ट नहीं है। आप अगर गेम्स देखोगे तो गेम्स में ग्राफिक्स जितना अच्छा रहता है ना उतना आपका गेम ज़्यादा पॉपुलर होगा या यूजर्स को उतना ज़्यादा पसंद आएगा। देन उसके आगे क्या बोला है, दिस अजाइल मेथड्स आर बेस्ड ऑन इटरेटिव अप्रोच, मल्टीपल इटरेशंस चलेंगे। मैंने आपको सिखाया था इटरेटिव अप्रोच में। तो इटरेटिव अप्रोच में क्या होगा, मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वाटरफॉल चलेंगे या फिर मल्टीपल इटरेशंस ऑफ वी मॉडल चलेंगे। हम लोगों ने वी मॉडल पढ़ा नहीं है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, आपको पता चलेगा। और मेनली ये जो मैं आपको कुछ बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से याद रखना। आपको टीवाई में जब आप एसपीएम पढ़ेंगे, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेम 5 में, सेम 6 में जब आप एसक्यूए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिसिस पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये सेम चीज़। सो यहाँ पे वही आपको बोला है। अजाइल मैनिफेस्टो क्या है, वही अच्छी अच्छी बोल वचन बातें दी है कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम लोग कुछ अच्छा चीज़ बना सकते हैं, उसको हम लोग ज़्यादा इंटरेक्टिव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे कस्टमर के साथ कोलैबोरेट करके, सो दैट हम लोग आगे वहाँ पे निगोशिएट कर सकते हैं जो भी हम लोगों के रिक्वायरमेंट्स ऐड करने हैं। देन यूज़र को प्रॉपरली पता रहेगा क्या चीज़ें आ रहे हैं, है ना, यही सब रहेगा। ओके, यहाँ से आपका मेन काम की चीज़ चालू रहे। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगा। ऑफ कोर्स जब हम लोग छोटे छोटे इटरेशन में बता रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो क्या होगा, वो छोटे छोटे इटरेशंस जो है ना उसको हम लोग बार बार कस्टमर को बताएंगे कि देख भाई अभी ये हम लोगों ने बनाया, अभी नेक्स्ट हम लोगों ने ये 4 फंक्शन ऐड किए। कस्टमर चेक करेगा, देखेगा, ट्राई करेगा, एंड उसको अगर कुछ प्रॉब्लम है ही विल रिवर्ट बैक टू अस, या अगर प्रॉपर लग रहा है स्टिल ही विल प्रोवाइड हिज फीडबैक। देन इंक्रीमेंटल डिलीवरी सेम चीज़ है कि आपको कस्टमर इन्वॉल्वमेंट रखना है। सो आप छोटे छोटे पार्ट बना के बार बार दे रहे हैं ना, तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना प्रोजेक्ट के अंदर। पहले 4 ही फंक्शन थे, अब और 4 आए, देन और 4 आए, और 4 आए, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके फंक्शंस जो है अपने प्रोजेक्ट में वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, या मॉड्यूल्स या सब मॉड्यूल्स जो है वो इंक्रीमेंट होते जाएंगे। देन नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, द स्किल्स ऑफ द डेवलपमेंट टीम should be recognized and exploited. Team members should be left to develop their own way of working without prescriptive processes. अब मैं आप देखो कि सपोज मेरे पास 4-5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का। अब मैं कोई एक चीज़ शॉर्टकट वे में बना सकता हूँ। मैं आपको फर्स्ट टाइम जो डेवलप कर रहे हैं ना उनको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या फॉलो करना है, कि आपको रिक्वायरमेंट गैदर करना है, एनालाइज करना है, फिजिबिलिटी स्टडी, डिज़ाइन, उसके अंदर ये सारे डिज़ाइन फॉलो करो जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल में पढ़ते हो। यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एल्गोरिदम्स, उसका फ्लो चार्ट बनाओ, ये सारी मेहनत करो और बाद में आप डेवलपमेंट पे आओ। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस। आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे डेवलप होता है वो पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं अभी बहुत टाइम से सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स या सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो फिर मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे शॉर्टकट्स पता है, मुझे पता है क्योंकि इतने अगर मेरे पास डिज़ाइन है तो लास्ट प्रोजेक्ट मैंने बनाया था उसमें भी ये डिज़ाइन के बेस के ऊपर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बना था, तो आई विल डेवलप द सेम वे। तो मुझे फिर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। डिज़ाइन आप कम भी बनाएंगे तो एट दी एंड वो डिज़ाइन के बेस के ऊपर डेवलपमेंट होना है। ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट बोलेगा कि भाई डिज़ाइन कंप्लीट किए बिना तूने प्रोजेक्ट डेवलप करके दे दिया मुझे। व्हाट क्लाइंट वांट्स एट दी एंड आउटपुट, राइट। तो अगर मैं स्टार्टिंग में जब नया नया सीख रहा हूँ तब मुझे सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, लेकिन जब अभी 4-5 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है तो अब मुझे पता है कि सारी डिज़ाइंस बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं 2-3 जो डिज़ाइंस है उसको फॉलो करके अपना पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता हूँ। गेटिंग, सो क्या होगा, आपका डेवलपमेंट और फास्टर हो जाएगा। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने डिज़ाइनिंग होने के बाद ही वही डिज़ाइन को फॉलो करके आपको डेवलपमेंट करना है। सेकेंड थिंग, आपके जो चेंजेस है आप वो चेंजेस को बहुत इजीली अकोमोडेट कर सकते हो। देन मेंटेन सिंप्लिसिटी, दैट इज अनदर मेन एडवांटेज। Focus on simplicity on both software being developed and in the development process wherever possible actively work to eliminate complexity from the system. Complexity कम करने का मतलब है यूज़र फ्रेंडली बनाओ, होगा उतना ज़्यादा, ठीक है, तभी आपको वो हेल्प करेगा, तभी आपके यूज़र्स के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। सो ये आपको यहाँ पे जो भी मैंने बताया वो यही है।
अब देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट अजाइल मेथड्स, स्क्रम है, क्रिस्टल है, अजाइल मॉडलिंग है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। अब इसमें से स्क्रम है और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है ना, ये दो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। सो यहाँ पे देखो अभी क्या बोला है, अजाइल मेथड एप्लीकेबिलिटी। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वेयर सॉफ्टवेयर कंपनी इज डेवलपिंग अ स्मॉल और अ मीडियम साइज प्रोडक्ट फॉर अ सेल। कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अजाइल? तो सबसे पहले क्या बोला है, एक कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है जो छोटे या मीडियम साइज के प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बना के सेल कर रहा है, तो उनको मार्केट में कंपटीशन में रहना है। सो अपने राइवल के साथ कंपटीशन में रहने के लिए आपको सॉफ्टवेयर जो है वो होगा उतना जल्दी बना के डिलीवर करना है, बराबर है। नेक्स्ट इज कस्टम डेवलपमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देर इज अ क्लियर कमिटमेंट from the customer to become involved in the development process, and where there are not a lot of extreme rules and regulation that affect the software। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, कोई कमिटमेंट्स ऐसे इन्वॉल्व नहीं है क्लाइंट साइड से। लाइक अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग वो MS टीम जो यूज़ कर रहे हैं, बराबर है, या माइक्रोसॉफ्ट मीट यूज़ कर रहे हैं, सॉरी गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं है। गूगल ने आपको कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं किया कि मैं इतने प्रोसेसेस आपको प्रोवाइड करूंगा, इतने फंक्शंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। उसने अपने हिसाब से जो लगा कि हाँ ये काम का हो सकता है वो उसने बना के दे दिया। देन उसको धीरे धीरे लगता है कि हाँ ये सर्टन फंक्शंस अगर मिसिंग है, वो अपने साइड से अपडेट कर रहा है। आप कहीं भी उसको बोल सकते हो कि भाई ये कमांड ही दो मुझे, ये मिसिंग है, नहीं। आप लाइसेंस भी परचेज करोगे तो भी आपने जो लाइसेंस परचेज किया ना, उसमें वो आपको जो फंक्शंस देगा वही आपको यूज करने पड़ेंगे। इट डजेंट मीन्स कि आप लाइसेंस परचेज करके यू कैन आस्क गूगल टू प्रोवाइड एनी XYZ फंक्शन विच आर नॉट देयर हियर विच इज प्रेजेंट इन गूगल मीट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है, बिकॉज ऑफ देयर फोकस ऑन स्मॉल एंड टाइटली इंटीग्रेटेड सिस्टम दिस आर द प्रॉब्लम्स इन स्केलिंग अजाइल मेथड्स टू लार्ज सिस्टम। मतलब हम लोग यहाँ पे मेनली फोकस क्या कर रहे हैं, अजाइल मेथड स्पेसिफिकली हम लोग कब यूज करेंगे, जब छोटे छोटे पार्ट्स आपको रिलीज करने हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं। अगर बड़ा प्रोजेक्ट अगर मुझे बनाना है या बड़ा प्रोजेक्ट अगर मुझे फॉलो करना है ना, तो वो टाइम पे मैं अजाइल टाइप का अप्रोच या मेथड फॉलो नहीं करूंगा। दैट टाइम आई विल बी फॉलोइंग अप्रोच लाइक स्क्रम, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि जब बड़े कोई लार्ज स्केल की कोई प्रोजेक्ट अगर है, तो वो टाइम पे हम लोग ये वाला जो अप्रोच है ना, इसको अवॉइड करके हम लोग दूसरे जो अप्रोचेस, दूसरे जो मेथड्स यहाँ पे दिए वो फॉलो करते हैं, लाइक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड स्क्रम, जो आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है जो हम लोग अजाइल मेथड बोल रहे हैं उसके साथ में, इट इज़ डिफिकल्ट टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब आप कस्टमर्स जो है ना वो अपना जॉब भी करते रहेंगे। जैसे देखो कि अगर मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, अभी 8 घंटे का मेरा ड्यूटी है, अब मैं अपना काम भी कर रहा हूँ और साथ में आप हर हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ना कोई नए फंक्शंस ला के देते हो मुझे और बोलते हो कि टेस्ट कर। अब जब तक नया है तब तक ठीक है कि चलो मैं 1-2 बार टेस्ट कर भी लूँगा, बट इफ सेम थिंग इज गोज ऑन फॉर 30-40 टाइम्स, है ना, या 20 टाइम्स, सो एक लिमिट के बाद में मैं फिर गिव अप कर दूंगा, मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा या फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, है ना, कि मैंने अपना काम भी करना पड़ रहा है और अलग से 1-2 घंटे आपका ये टेस्टिंग में भी वेस्ट करना पड़ रहा है। वो कस्टमर के लिए या जो पर्सन जॉब के साथ में ये कर रहा है उसके लिए टाइम वेस्टिंग प्रोसेस ही है कि अभी जहाँ पे उसका 8 आवर्स का ड्यूटी था वही सेम चीज़ अभी उसका 10 घंटे का हो गया। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर हु आर इन्वॉल्व in the process and team members may be unsuited to the intense involvement that characterize agile method। and उसके आगे आपको यहाँ पे prioritize करने changes can be difficult when there are multiple stakeholders। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखो यहाँ पे क्या बोला है आपको, जो चेंजेस हम लोग इन्वॉल्व करेंगे ना उसको प्रायोरिटी प्रोवाइड करना है आपको। प्रायोरिटी का मतलब इंपॉर्टेंस, कि कौन से चीज़, कौन से टास्क को आप पहले लाएंगे, कौन से टास्क को हम बाद में लाएंगे, है ना, कौन से फंक्शंस को आप पहले लाएंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और उसमें भी जब आपके बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब आप देखो कि अभी गूगल मीट जो है वो सपोज बिजनेसेस भी यूज़ कर रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ में वर्क फ्रॉम होम के लिए जो लोग हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं।
तो अब क्या हो गया, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है। तो अब हर एक जो स्टेक होल्डर्स है, बिजनेसेस है, ऑफिसेज है, लाइव इवेंट हो रहे हैं, सपोज वर्चुअल इवेंट आपका गूगल मीट पे हो रहा है, देन कॉलेजेस हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये अलग अलग जब लोग अलग अलग पर्पस के लिए इसको यूज़ करेंगे ना, तो हर किसी के अलग अलग नीड्स रहेंगे या फंक्शंस रहेंगे। दे माइट आस्क और रिक्वेस्ट यू फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो अब जो वर्चुअल इवेंट कर रहे हैं सपोज गूगल मीट पे, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग है कुछ। ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं जो ऑनलाइन गूगल मीट यूज़ करके, उनके रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग रहेंगे। जो ऑफिसेज गूगल मीट यूज़ करके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग रहेंगे। तो अब हर कोई आपको रिक्वेस्ट करे, तो आप किसके रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल करेंगे? नाउ दिस दैट इज डिफिकल्ट। अब कभी कभी क्या बोल रहे हैं हम लोग, जब अगर आपको सिंप्लिसिटी मेंटेन करना है ना, तो कभी कभी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं जो चीज़ चल रहा है उसको और सिंपल या और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। तो अगेन दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। देन उसके आगे क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्ट में बी अ प्रॉब्लम एज विथ अदर अप्रोचेज टू इटरेटिव डेवलपमेंट। अब इटरेटिव डेवलपमेंट है, इटरेशंस चलेंगे, तो इटरेशंस चलने का मतलब है कि मैं फाइनल मेरा जो अमाउंट है प्रोजेक्ट का वो कितना होगा ये मैं बता ही नहीं सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं है एग्जैक्ट अमाउंट कितना होगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, अजाइल मेथड्स एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड मोर ऑन मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर than they do on new software development. So if a agile method are to be successful, they have to support maintenance as well as original development. Now दो key issues है ये, are systems that are developed using a agile approach maintainable? फर्स्ट ये हम लोग बता रहे हैं कि जब आप छोटा छोटा डेवलपमेंट ऐड करते ही जा रहे हैं तो क्या होगा, जो मेंटेन कर रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर को उसको मेंटेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा। आप देखो कि स्टार्टिंग में मैं 10 फंक्शन ही मेंटेन कर रहा था और 2 साल में आपने उसके ऊपर 100 फंक्शन और ऐड कर दिए, तो अभी मुझे 110 फंक्शन मेंटेन करना है। तो आपका सॉफ्टवेयर का जो साइज़ है 2 साल पहले जो था उससे 10 टाइम्स बड़ा हो गया। सो मेंटेनेंस के ऊपर एफर्ट्स जो है वो मेरे वो भी बढ़ गए। देन उसके आगे क्या बोला है, देन कैन अजाइल मेथड कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर इवॉल्विंग सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर चेंज रिक्वेस्ट। सो ये हम लोग यहाँ पे बेसिकली पूछते हैं कि ये हर बार क्या ये अजाइल मेथड ही पॉसिबल होगा। जब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके अभी मेरे पास वेबसाइट है, अब मुझे मोबाइल ऐप बनाना है, अब वो मोबाइल ऐप को मुझे क्लाउड से कनेक्ट करना है ना। या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोई फंक्शंस ऐड करने हैं मुझे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में, तो ये सारे चेंजेस पॉसिबल होंगे क्या अजाइल के अंदर, है ना। ये हम लोग का एक इशू है क्योंकि आपका प्रोजेक्ट छोटे छोटे डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब जब हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ला रहे हैं, बराबर है, और देन वी कैन से कि ऑपरेशनल चेंजेस ला रहे हैं, तो वो टाइम पे कभी कभी ये सूटेबल नहीं रहता है। और जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बड़े बनते जा रहा है ना, वैसे वैसे अजाइल के वो छोड़ के बाकी के जो हम लोग के अप्रोचेस है दे आर मोर सूटेबल। सो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्लान ड्रिवन एंड अजाइल डेवलपमेंट कौन सा हम लोग फॉलो करेंगे। अब प्लान समझो कब बनेगा, जब आपके पास इनफ रिक्वायरमेंट है जिसके बेस के ऊपर आप बता सकते हो। जैसे अगर मुझे बोला है कि ओके सिलेबस जो दिया है ना वो मेरा मुझे डिटेल दिया है एंड उसके बेस के ऊपर मुझे प्लान करना है कि ओके हर लेक्चर में मैं कितना सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो फाइनली मेरा पूरा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो सकता है। सो यहाँ पे आपको सेम वे दिया है, प्लान ड्रिवन अप्रोच टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेस्ड ऑन अराउंड सेपरेट डेवलपमेंट स्टेजेस with the outputs to be produced at each of this stage is planned in advance, not necessarily waterfall. Plan driven incremental development is also possible. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्लान ड्रिवन अप्रोच में ऐसा नहीं है कि आपके पास सारे रिक्वायरमेंट है तो आप वाटरफॉल मॉडल ही फॉलो करेंगे, नहीं। वाटरफॉल मॉडल में कभी कभी अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको एक साथ कंप्लीट करना, डिज़ाइन करना, डेवलप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप जब छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर आप डिज़ाइन कोड कर रहे हैं तो इन बिटवीन अगर कोई एक रिक्वायरमेंट में कुछ मिस्टेक है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ इशू हुआ है, तो वो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, वो पॉसिबल रहेगा यहाँ पे। देन इटरेशन अकर्स विद इन एक्टिविटीज़ एंड अजाइल डेवलपमेंट में एज यू कैन सी डिफरेंस क्या रहेगा, प्लान बेस्ड में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है,
देन उसके वो स्पेसिफाई करेंगे हम लोग प्रॉपरली, एंड उसके बेस के ऊपर देन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन होगा। अजाइल मेथड में शॉर्टकट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बीच में का जो स्टेप है वो कट शॉर्ट कर देता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लान ड्रिवन एंड अजाइल। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, टेक्निकल, ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज क्या क्या रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखो आपको क्या बोला है, मोस्ट प्रोजेक्ट इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ प्लान ड्रिवन एंड अजाइल डिपेंडिंग ऑन बैलेंस बिटवीन देम। अब इसके आगे क्या बोला है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिटेल स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन बिफोर मूविंग टू इम्प्लीमेंटेशन, है ना। विदाउट हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे क्या बोला है, टेक्निकल, ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज होते हैं बहुत बार। लाइक is an incremental delivery strategy where you deliver the software to customer and get rapid feedback from them realistic है, if so consider using agile method। मतलब आपके पास कस्टमर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर जो है उसका वेट करते बैठे, उनको बहुत ज़रूरत है उसका, तो जैसे ही आप डिलीवर करेंगे ना इमीडिएटली वो उसको यूज़ करना चालू करेंगे और आपको 1-2 दिन में ही आपको बता देंगे कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको, कहीं पे सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है, ये सारी डिटेल्स। अब ये आपका क्या हो गया, अगर ये अप्रोच अगर आपका प्रॉपर एक्सेप्ट हो रहा है तो फिर हम लोग अजाइल फॉलो करेंगे। लेकिन आपका कस्टमर अगर बोल रहा है कि भाई हम लोग का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मेरे पास इनफ काम है ऑलरेडी, तो जब अगर हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो वो टाइम पे अजाइल मेथड जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, बराबर है। अजाइल मेथड का भी इफेक्टिव रहेगा जब हम लोग को लोकेटेड, मतलब आपके पास व्हेन द सिस्टम कैन बी डेवलप विद अ स्मॉल को लोकेटेड टीम्स हु कैन कम्युनिकेट इनफॉर्मली, तो वो टाइम पे अजाइल विल वर्क, बराबर है। एंड दिस मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अ लार्ज सिस्टम दैट रिक्वायर लार्ज डेवलपमेंट टीम्स, सो अ प्लान ड्रिवन अप्रोच मे हैव टू बी यूज्ड। बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक जिसमें बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल्स हैं, लाइक सैप सॉफ्टवेयर है, सैप, बराबर है। कोई आप देखो कि मिठी बाई कॉलेज है, NMIMS कैंपस है, दे हैव डेवलप्ड अ सैप सॉफ्टवेयर जिसमें स्टूडेंट, प्रोफेसर्स, अब NMIMS के अंदर टोटल 18 कॉलेजेस आते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, जूनियर कॉलेज सारे मिला के। तो अब अगर NMIMS के अंदर UPG, मिठी बाई, NM, ये सारे अलग अलग कॉलेजेस आते हैं। तो अगर मैं एक कॉलेज में काम कर रहा हूँ और उसी के कोई वही कैंपस के मैं कोई दूसरे कॉलेज में भी काम कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन होगा, सैलरी होगा, वो कोई एक ही कॉलेज के साइड से डायरेक्टली हम लोग को डिटेल मिल जाएगा वहाँ से। देन स्टूडेंट के रिपोर्ट इजीली मिल जाएंगे, देन बाकी फैकल्टीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, रिजल्ट जनरेशन इजीली वहाँ से हो पाएगा। जो प्रोफेसर्स है, बराबर है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब उनके टोटल कितना सैलरी हुआ है वो यहाँ से हो पाएगा। जो हम लोग के सप्लायर्स हैं उनको हम लोग बहुत इजीली पेमेंट कर पाएंगे। सो आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोग के लिए यहाँ पे सिंपल हो जाता है जब हम लोग ऐसे बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। अब जब आप बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, एफर्ट्स, आपका टाइम बढ़ जाता है उसका। जैसे कोई कोई बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए आपको मिनिमम 1 साल, 2 साल, कभी कभी 3 साल का टाइम भी जाता है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम लोग बनाते जाते हैं। तो वो टाइम पे अजाइल अप्रोच जो है वो काम नहीं करेगा, वो टाइम पे हम लोग दूसरे SDLCs जो है उसका हेल्प लेंगे। लाइक व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज बीइंग डेवलप, प्लान ड्रिवन अप्रोच में भी कहाँ पे यूज़ होगा, जब हम लोग अगर रियल टाइम सिस्टम बता रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी तब आएगा जब अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके पास व्हाट्सएप है। अब आप देखो व्हाट्सएप में मैं अगर कुछ मैसेज आपको सेंड कर रहा हूं ना, तो इंडिया में अभी अगर 3 o'clock, 4 o'clock, 4:40, 4:30 कोई एक टाइम हुआ है, मैं ये टाइम पे आपको कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ, आप US में, टाइम स्टैम्प अलग है ना। सो क्या होगा, आपको अपने टाइम के हिसाब से बताएगा कि कभी मैंने मैसेज सेंड किया था और मैं कितने मिनट पहले लाइव था या ऑनलाइन था। Then what is expected system lifetime? The long lifetime system may be required more design documentation to communicate with the original intention of the system, है ना, जिस पे हम लोग सपोर्ट टीम जो है वो कंटिन्यूसली उसको हेल्प आउट करते रहेगा। अब देखो गूगल मीट जो है ये एक छोटा सा सिस्टम नहीं है जो 1-2 साल के लिए बना है, अब ये लाइफ टाइम चलते रहेगा जब तक कोई इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं आते जिसमें हम लोग और इसमें कुछ चेंजेस कर सके, तब तक ये सेम चीज़ ऐसे ही चलते रहेगा। थोड़े बहुत फंक्शंस जो है वो एडेड आते रहेंगे, लेआउट चेंज कर देंगे हम लोग। सो ये आपको बेसिक पॉइंट दिया है।
देन टेक्नोलॉजी, व्हाट टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल टू सपोर्ट द सिस्टम डेवलपमेंट, लाइक कौन से ऐसे रेडी टूल अवेलेबल है, फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है। आपको फ्रेमवर्क्स पता है? फ्रेमवर्क्स का मतलब होता है जिसमें मिनिमम कोडिंग से मैं मैक्सिमम चीज़ें बना सकूँ, इसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है, लाइक हम लोग के पास, इफ आई शेयर विथ यू, वी हैव फ्रेमवर्क्स। ठीक है, फॉर सपोज PHP के लिए आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे आपको बता रहा है, ये देखो, लार्वल, सिम्फनी, कोड इग्नाइटर, है ना, केक PHP, YI, जेंड, Falcon, Drupal, then Fuel PHP. These are the frameworks which are available. Like अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो, if I go to Laravel, which is given here. So अब यही आपको क्या बोल रहा है, जब भी अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा ना, तो इसके साथ बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना, आप देखो यहाँ पे आपको दिया है, सो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि आपको कैसे डेवलप करना है ये बता रहे हैं। इन्होंने अपने खुद के लाइब्रेरीज बनाया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो, ये फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क के अंदर दे हैव प्रोवाइडेड सो मेनी वीडियोस। लैंग्वेज आपको अगर सीखना है उसके वीडियोस दिए है ना, टेस्टिंग कैसे करेंगे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। द मोस्ट कंसाइज स्क्रीनशॉट फॉर द वर्किंग ऑफ द डेवलपर, जैसे अगर मैं जा रहा हूँ फ्रेमवर्क, सो यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लोर करूँगा, ये देखो यहाँ पे आपको अलग अलग ये दिए हुए, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे साइन अप कर दूंगा, सो अगेन वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताएगा। जैसे यहाँ पे देखो, लार्वल के ऊपर आपको 715 वीडियोस प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे आपको क्या बोला, हाउ टू रीड अ कोड, देन ऑथेंटिकेशन, जेट स्ट्रीम कैसे ऐड करेंगे, है ना, बिलिंग विद लार्वल कैशियर कैसे होगा, ये टूल्स आपके अवेलेबल है। देन यहाँ पे आपको कोई सिंपल दूसरे टेक्निक्स अगर रिक्वायर्ड है, देन यहाँ पे हॉरिजॉन टेलीस्कोप कैसे ऐड करेंगे। सो ये देखो, ये सर्टन चीज़ है। देन अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ लाइव वायर बेसिक्स, देन सोशल, यहाँ पे लार्वल 8 के अंदर नया क्या है, वीडियो गेम, चलो ये वाला देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है कि आप कोई एक चीज़ कैसे बना सकते हैं, तो ये आपको उसके लिए बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करेगा, प्लस उसके साथ में ये आपको ये भी बताएगा कि आप वो सेम चीज़ें जो है वो कैसे क्या चीज़ें यूज़ करके बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखो दिया है, व्हाट वी आर बिल्डिंग, स्टाइलिंग, ये वो कैसे यूज़ करेंगे, एंड इसके सोर्स कोड आपके गिटहब पे अवेलेबल है। तो गिटहब क्या है, आप वो सीख सकते हो बहुत ईजीली, है ना। आपको सोर्स कोड देखना है तो यहाँ से आपको वो मिल जाएगा। अब देखो, ये सारे फ्री एपिसोड्स है यहाँ तक के, और उसके आगे अगर आप देखेंगे, दिस आर द पेड कोर्सेज जो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो गेम्स के कौन से GUI अवेलेबल है ना, फेच गेम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम IGDB APIs। तो यहाँ पे आपको APIs का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बहुत सारी चीज़ें रेडी मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे कर सकते हैं आप, गेम में जो बनाएंगे उसमें हम स्केलेटन्स ऐड करेंगे, टेस्टिंग कैसे होगा। सो देखो यहाँ पे टेस्टिंग में टेस्टिंग विद HTTP फेक एंड लाइव वायर। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली टेस्ट करने के लिए ये रेडी टूल्स यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे, वो गेम में आप APIs कैसे ऐड करेंगे। सो देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है, एनिमेटिंग द रेटिंग प्रोग्रेस बार, ये आपको डायरेक्ट कोड रेडी मिलेगा, आपको खाली इंटीग्रेट करना है। विजेट है, देखो एनिमेट विजेट रेटिंग के लिए। सो आप जब रियल में अगर कुछ चीज़ें देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कोडिंग में आप थोड़ा सा अगर एफर्ट्स डालेंगे सो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है आज के टाइम पे, जब हम लोग ऐसे कोई फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं। आप TY का भी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, सो आई सजेस्ट कि आप जाके ऐसे ही कोई कोर्सेज जो है ना वो फॉलो करके आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो आपको बहुत सिंपल पड़ेगा। आपको ज़्यादा लोगों का गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन ही वो कोर्स देखोगे, ऐसा कोई फ्रेमवर्क आप अडॉप्ट करोगे जिसके अंदर बहुत सारे कोडिंग आपके रेडी मिलेंगे, लाइब्रेरी प्रोवाइडेड रहेंगे। सर्टेन चीज़ें अगर मुझे डेवलप करना है वहाँ पे मैं वो लाइब्रेरी फाइल्स इनहेरिट करूँगा, और थोड़ी कोडिंग आपके रेडी आ गए, एंड बचा हुआ कोई चीज़ मैं खुद से डेवलप करूँगा। गेटिंग? सो आप जब बिना सीखे अगर आप ट्राई करेंगे तो क्या होगा पता है, आप हर एक चीज़ खुद से डेवलप करने की ट्राई करेंगे। एंड डेवलपमेंट का मेन थंब रूल रहता है, आप एक चीज़ अगर शॉर्टकट वे में कर सकते हो ना, तो आपको ज़्यादा गधे के जैसा मेहनत नहीं करना है।
सो मेनली आप ये जो फ्रेमवर्क्स है ना, वो आपको गधे के जैसा मेहनत करने से रोकता है, स्मार्ट वर्क में बिलीव कराता है। स्मार्ट वर्क मतलब हर किसी के पास वो लोडिंग प्रोग्रेस बार की ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को लॉग इन साइन अप की ज़रूरत पड़ती है, हर वेबसाइट में होगा। देन बहुत सारे जो हम लोग गेम्स अगर बनाते हैं, तो गेम्स में भी बहुत सारी चीज़ें फंक्शंस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के रहते हैं। तो अब हर दूसरे तीसरे गेम में जो मुझे कोई कॉमन कोडिंग अगर मिल रहा है, वो अभी भी अगर मैं खुद से वापस वापस ही बना रहा हूँ, तो वो फिर गधे के जैसा मेहनत हो गया, वो स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। तो जब हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ना, तो फ्रेमवर्क आपको स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो बताता है, ठीक है, वो सिखाता है, उसमें हेल्प करता है। तो इसके लिए हम लोग अजाइल के साथ में यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग बड़े प्रोजेक्ट को भी छोटे छोटे पार्ट में डेवलप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको खुद से डेवलप नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको जो रेडी मिलेंगे उसको आप रीयूज करेंगे, ठीक है, वही आपको दिया है। दूसरे आप बात क्या बोला, एज देर आर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज जो अफेक्ट कर सकते हैं सिस्टम डेवलपमेंट को। सो क्या बोला है, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव अ कल्चरल ऑफ अ प्लान बेस्ड डेवलपमेंट एज दिस इज द नॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम लोग सालों से अगर कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो वैसे ही हम लोग डेवलप करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई पनौती लग जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। इट इज़ नथिंग लाइक दैट। आप जैसे 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 आप एडवांस लेवल पे पहुंचते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम पास होता है और टाइम आगे बढ़ते जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे खुद से सिर्फ उसके पैच करना रहता है, अलग अलग रेडीली अवेलेबल चीज़ों को, एपीआईज को, और थोड़ा बहुत खुद से डेवलप करना रहता है, ये होता है। गेटिंग? तो जो पहले डिफिकल्टी होता था, पहले जो डेवलपिंग अगर कोई बोलेंगे तो उनको जो तकलीफ पहले आता था उतना तकलीफ। देन नेक्स्ट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे भी मैं इटरेटिव अप्रोच या इटरेटिव डेवलपमेंट फॉलो कर सकता हूँ। एक्सट्रीम का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअसली कीप ऑन वर्किंग ऑन समथिंग टू ट्राई टू मेक इट एज बेटर एज पॉसिबल। अब वहाँ पे उसको और बेटर बनाने के लिए कभी कभी हम लोग वो सेम जो लैंग्वेजेस है उसको भी हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, या फिर आप कोई नया टेक्नोलॉजी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यूनिक्स पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन बाद में जब सी लैंग्वेज आया तो हम लोगों ने देखा कि असेंबली लैंग्वेज से सी लैंग्वेज काफ़ी बेटर है। तो देन उन्होंने क्या किया, पूरा जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको उन्होंने सी लैंग्वेज में डाल दिया। देन से इफ यू नोटिस वी हैव ट्विटर, ठीक है। सो ट्विटर अगर आप देखेंगे ना, अब ट्विटर को क्या किया पता है, मोंगो डीबी एंड रूबी ऑन रेल। देखो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो ट्विटर है उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था कि उनके जो मेन जो उनका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो बहुत ज़्यादा ये हैंग होता था। तो उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंज्यूमिंग द ट्विटर स्ट्रीमिंग एपीआई विद रूबी एंड मोंगो डीबी। मतलब ट्विटर जो है वो पहले जहाँ पे अपना टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहा था उससे वो बहुत ज़्यादा उसका थोड़े थोड़े टाइम में ट्विटर डाउन चले जाता था, नंबर ऑफ ट्वीट्स बढ़ने से, उसके ऊपर लोड बढ़ने से डेटाबेस का साइज बढ़ गया, बार बार आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो फिर ट्विटर ने क्या किया, मोंगो डीबी फ्रंट बैकएंड में एंड रूबी ऑन रेल फ्रंट एंड में ये टेक्नोलॉजी अपडेट किया, अपना पूरा प्लेटफॉर्म को चेंज कर दिया, अपना पूरा सॉफ्टवेयर को रीराइट कर दिया नए टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी जैसे अपग्रेड होंगे वैसे ये कभी कभी आपका नेसेसिटी बन जाता है कि आपको अगर नए जो चेंजेस है वो अगर अप्लाई करने हैं तो आप जो कोई पुराने जो टेक्निक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे आपका काम नहीं चलेगा। तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का मतलब यही रहता है कि टाइम टू टाइम अपने अपने जो प्लेटफॉर्म है, अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको और बेटर और बेटर और बेटर बनाने का ट्राई करें।
दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। जैसे आप देखो कि जो लिनक्स सॉरी विंडोज़ है, तो विंडोज़ एक्सपी आया, देन एक्सपी के ऊपर हम लोगों ने और वर्कआउट किया, मेहनत किया, एक्सपी के कुछ बग्स या एरर्स थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, देन वी केम अप विद विंडोज़ 7, देन वापस विंडोज़ 7 के ऊपर हम लोगों ने और वर्कआउट किया, मेहनत किया और उसको बेटर बनाया, है ना, और स्मूथ बनाने का ट्राई किया, देन वी केम अप विद विंडोज़ 8, देन उसको हम लोगों ने और वर्कआउट किया और थोड़ा बेटर बनाने का ट्राई किया, उसको मोबाइल वर्जन पे भी लेके आया हम लोग। सो विंडोज़ 8 इज़ द मेन लेवल जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, विंडोज़ 7 से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ 8 पे लेके आए एंड उसके साथ में उसके मोबाइल वर्जन ऐड किए। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग का जो है वो सी प्रोग्रामिंग में लिखा था जब यूनिक्स बना था, उसके बाद में जब विंडोज़ बना तो 90% विंडोज़ ओएस भी सी लैंग्वेज में लिखा था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लाउड टेक्नोलॉजी, वन ड्राइव सपोर्ट बैकअप के लिए देखो आपका विंडोज़ में आ गया है, देन मोबाइल सपोर्ट आ गया है, टच स्क्रीन फैसिलिटी आ गया है, मतलब टच स्क्रीन डिवाइसेस के ऊपर आपका विंडोज़ ओएस चल पाएगा, है ना, वो आपको अलग से ऐड करना पड़ता है, ऐसे ही टच स्क्रीन थोड़ी चलेगा। मोबाइल वर्जन के ऊपर आया था लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, बट बनाया था। सो आप देखो कि जब पुराना लैंग्वेज जो मैं सी यूज़ कर रहा था वही लैंग्वेज में ये सारे फैसिलिटी अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने क्या किया, वी कंटिन्यूस और वी कीप ऑन वर्किंग ऑन द सेम कोड एंड ट्राई टू मेक इट एज एफिशिएंट एज पॉसिबल। वी ट्राई टू ऐड एडवांस टेक्नोलॉजीज टू इट, जिससे क्या होगा वो और बेटर बन जाएगा, करंट मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट है उनके कंपटीशन में आ पाएगा, जिसको हम लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखो, सिलेक्ट अ यूजर स्टोरी। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने ट्विटर के ऊपर यूज़र स्टोरी सिलेक्ट किया कि हम लोग के पास अलग अलग यूज़र है जिन्होंने प्रॉब्लम रिपोर्ट किए कि जब मैं ट्वीट कर रहा था तो ये प्रॉब्लम आ गया, जब मैं ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहा था तो ये प्रॉब्लम आ गया। तो ऐसे अलग अलग जो रिपोर्ट्स आपको आए उसको ब्रेक डाउन करो और उसमें देखो कि ब्रेक डाउन करने के बाद में कौन से आपको यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका प्लानिंग बताओ। वो प्लानिंग को फिर आप आगे शेयर करेंगे तो क्या होगा, ये प्लान बना, आपने डिज़ाइन बनाया, उसको आपने आगे शेयर किया, जिसके ऊपर डेवलपमेंट हुआ और एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया, टेस्ट किया, सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया। देन वापस वो रिलीज सॉफ्टवेयर को हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि हाँ जो पहले प्रॉब्लम आ रहे थे वो सॉल्व हुए या नहीं, पहले से सिस्टम का परफॉर्मेंस और बेटर हुआ कि नहीं, है ना, ये सेम पॉइंट्स आएंगे। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर फर्स्ट क्या है, इंक्रीमेंटल प्लानिंग, कि आप अभी हम लोगों ने ये चीज़ ऐड किया, नेक्स्ट टाइम आप क्या ऐड करेंगे। याद रखो हर कंपनी के पास है ना ये इंक्रीमेंटल प्लानिंग होता है, और वो क्या करेंगे, धीरे धीरे दो दो फंक्शंस ऐड करेंगे। आज के टाइम पे आपके जो यूजर्स है ना वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ठीक है, उनको हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़ें रिक्वायर्ड रहता है। उनके पास 10 चॉइस है आज के टाइम पे मार्केट में, 10 अलग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है, वो आपको 1000 फंक्शन देते हैं। तो आप अगर एक ही सेम के सेम फंक्शंस ही प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके जो नॉन टेक्निकल यूजर्स है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हर हफ्ते 10 दिन में नए फंक्शन अगर डालेंगे दे विल गेट कंफ्यूज, और वो या तो यूज़ करना बंद कर देंगे या वो आना कम कर देंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि आप चेंज ही नहीं कर रहे, और वो चेंजेस फ्रिक्वेंट भी नहीं होना चाहिए और बहुत डीले भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये वे में आपको प्रोवाइड करना है अपडेट्स। सो दैट इज़ द इंक्रीमेंटल प्लानिंग, कि फेसबुक जो है वो ऐसा भी नहीं होगा कि 6 महीने तक वो कुछ अपडेट ना करे, कुछ चेंजेस ना करे, और ऐसा भी नहीं होगा कि हर 10 दिन में वो एक नया फंक्शन ऐड कर रहा है, दैट विल ऑल्सो कन्फ्यूज। एंड अगर आप कुछ अपडेट नहीं कर रहे तो भी लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई फेसबुक अभी सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ज़्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे अपडेट्स करेंगे टाइम टू टाइम और उसको रिलीज़ करते रहेंगे। चीज़ों को सिंपल रखो, होगा उतना। कोई फंक्शन पहले डिफिकल्ट है तो आप अभी उसको और सिंपल बनाने का ट्राई करो, है ना। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट एंड उसके बेस के ऊपर हम लोग और चीज़ें ट्राई आउट करेंगे। ऑल डेवलपर्स आर एक्सपेक्टेड टू रीफैक्टर द कोड कंटिन्यूसली एज सुन एज पॉसिबल। कहाँ पे कोड में हम लोग कोई इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं ये आप फाइंड आउट करो।
देन दूसरा क्या है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर पेयर प्रोग्रामिंग होगा। पेयर प्रोग्रामिंग, पेयर समझते हैं जोड़ी, दो डेवलपर्स को हम लोग साथ में बैठाएंगे, जिसमें से आप देख लो कि हम लोग कार्स के रेसिंग देखते हैं ना, तो ऐसा समझो कि एक जो है ना वो मैप देखेगा और दूसरा ड्राइव करेगा। कार रेसिंग चल रहा है, तो वी हैव नाउ one is the driver who's going to drive the car and second is the person जो मैप बताएगा, रास्ता बताएगा कि भाई यहाँ से ऐसे जा, यहाँ से ऐसे जा। तो जो मैप बता रहा है वो एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा, ठीक है। और जो ड्राइव कर रहा है उसको मैप नहीं पता है, वो सिर्फ ड्राइव कर रहा है, जैसा ये कमांड दे रहा है वैसा वो ड्राइव करते जा रहा है, ठीक है। इसको पेयर प्रोग्रामिंग बोलता है। सो पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब दो डेवलपर्स अपना नॉलेज ऐड करेंगे, एक डेवलप करते जाएगा, दूसरा उसको रिव्यू करते जाएगा, उसको हेल्प करेगा, सजेस्ट करेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है। जैसा ड्राइव मैंने रेसिंग कार में क्या बोला, एक ड्राइव कर रहा है और एक मैप बता रहा है ना। सो कलेक्टिव ओनरशिप, कलेक्टिव ओनरशिप मतलब आप देखो कि कोई एक प्रोजेक्ट अगर बन रहा है ना, तो अब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक एक्सपर्ट डेवलपर है या उसने कुछ सजेस्ट किया, उसने कुछ मेन फंक्शंस डेवलप किए, उसी की वजह से पूरा प्रोजेक्ट बना, नहीं। हर किसी के एफर्ट्स जब कंबाइन हो रहे हैं ना, तब जाके कोई एक सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो आपको भी सबके एफर्ट्स को वैल्यू देना है, रिस्पेक्ट देना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तू जो कर रहा था वो तो कोई भी कर सकता है, मेन जो डेवलपमेंट की है वो मैंने की है, आपका सॉफ्टवेयर बंद हो गया तो मैंने चालू करके दिया। दिस शुड नॉट बी द केस। इट शुड नॉट बी लाइक कि भाई अगर मैं नहीं होता तो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता था, मैंने किया तभी प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, या ये अगर बंदा है उसी की वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, और बाकी के अगर नहीं भी रहते तो चल जाता था। दिस शुड नॉट बी द केस। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप होना चाहिए, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होगा। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एज सुन एज द वर्क ऑन द टास्क इज कम्प्लीट, उसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो। मतलब दो नए फंक्शंस आपने बना दिए, सो जैसे ही वो रेडी हो गए इंटीग्रेट करो उसको अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने सॉफ्टवेयर के साथ। सस्टेनेबल पेस क्या बोला है यहाँ पे, देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ ओवर टाइम आर नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल एज नेट इफेक्ट इज ऑफन टू रिड्यूस द कोड क्वालिटी एंड मीडियम टर्म प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपको क्या बोला है, लार्ज अमाउंट ऑफ ओवर टाइम आर नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। मतलब मैं ज़्यादा ओवर टाइम करके कंटिन्यूसली अगर काम करूँगा, चीज़ें बनाते ही जाऊँगा, तो एट दी एंड क्या होगा, आपने कोडिंग बहुत ज़्यादा कर लिया लेकिन अब उसका क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ, है ना। या फिर आपने बना तो दे रहे चीज़ें, लेकिन जब अगर ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स उस पर आ रहे हैं तो वो जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है। ऑन साइड एक कस्टमर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम लोग जिसको डायरेक्टली पूछ सके, कहीं पे अगर हम लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है, रिक्वायरमेंट में अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है, हम लोग इसके साथ कंसल्ट कर सके और वो हम लोग को हेल्प करेगा टू ब्रिंग द सिस्टम क्विकली ऑन द बोर्ड। सो ये रिक्वायरमेंट सिनारियो हो गया। अब यहाँ पे आपको सेम एग्जाम्पल दिया है कि आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग के पास एक सॉफ्टवेयर है जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे डालेंगे कि चलो मुझे सर्दी खांसी बुखार कुछ तो हुआ है, मेरा एज सपोज अगर मैं 10 साल का हूँ तो उसके हिसाब से मेरा जो डोसेज होगा, मेडिसिन होंगे वो चाइल्ड वाले होंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं 60 ईयर्स का हूँ, मुझे बीपी शुगर ये सारी बीमारी है, तो उसके हिसाब से हम लोग फिल्टर आउट करके मेडिसिन डोज उनको रेकमेंड करेंगे। एंड अगर मैं बोल रहा हूँ मैं टीनेज एज में हूँ जहाँ पे मुझे अभी कोई दूसरे बीमारी नहीं है, तो वो टाइम पे एक स्पेसिफिक सिर्फ जो आपका जो डिजीज़ है उसके लिए जो मेडिसिन होगा वही हम लोग प्रेस्क्राइब करेंगे। सो डोसेज का अमाउंट जो है ना वो चेंज होगा। सो यहाँ पे वही दिया है, अ रिकॉर्ड ऑफ अ पेशेंट मस्ट बी ओपन फॉर इनपुट, देन मेडिकेशन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, देन करंट मेडिसिन क्या आपके चल रहे हैं एंड न्यू मेडिसिन अभी हम लोग उसमें क्या चेंज करेंगे अभी नेक्स्ट टाइम अगर आप आए हो, जिससे हम लोग, आप देखो अगर कोई बीमारी का अगर कंटिन्यूसली अगर इलाज चल रहा है ना, तो आपको हर 10-15 दिन महीने में जाके वापस वो मेडिसिन में चेंजेस करा के लेना पड़ता है ना।
तो यहाँ पे आपको वही बोला है कि आपका करंट मेडिकेशन क्या चल रहा है. यू विल बी आस्क्ड टू चेक द डोज इफ़ यू विश टू चेंज द डोज. मतलब पहले मैंने आपको 1 महीना ये मेडिसिन देके हो गया विटामिन का सपोज, तो अब आपको विटामिन का मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको कट करके मैं कोई दूसरा मेडिसिन डाल दूंगा, है ना. तो मैं मेडिसिन का डोज जो है वो चेंज कर दूंगा, मेडिसिन को और अपग्रेड कर दूंगा, वही है. सो इफ़ यू चूज़ अ न्यू मेडिकेशन, तो यहाँ पे देखो आपको जैसे दिया है, डोज चेकिंग इज अ सेफ्टी प्रिकॉशन to check that the doctor has not prescribed the dangerous small or a large dose. अब एक छोटा बच्चा है, उसको अगर कोई एक XYZ मेडिसिन अगर देना है, तो मैं बोलूँगा कि बच्चे को हम लोग जैसे कफ सिरप है, तो मैं बोलूँगा कि बच्चे को हम लोग 10 mg से ज़्यादा नहीं देंगे. और अगर टीनेज है तो वही डोज जो है वो सपोज 30 mg हो जाएगा. और अगर एजेड पर्सन है तो अगेन उसका बॉडी भी वीक रहेगा, उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो वो टाइम पे उसको डोज हम लोग 20 mg देंगे. सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोटे बच्चे को उसका जो डोज का साइज है, लाइक सपोज मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक मेडिसिन जो है, जैसे आप देख लो कोरोना का टीका है, अब वो जो वैक्सीनेशन जो प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें हम लोग बता रहे हैं कि अगर बच्चा है तो उसको हम लोग 10 mg का ही डोज देंगे. और अगर हेल्दी एक मैन है, इफ देर इज़ अ हेल्दी पर्सन जिसका एज अगर 20 to 40 या 50 ईयर्स के बीच में, तो वो टाइम पे उसको हम लोग जो डोज देंगे वो सपोज 50 ml का होगा, है ना. एंड देन अगर एजेड पर्सन है तो उसका डोज जो है वो उसके हिसाब से थोड़ा छोटा या बड़ा होगा. तो अब आपको ये देखना है कि आप जो जिस किसी को आप डोज रेकमेंड कर रहे हो वो अगर बच्चा है, ठीक है, जिसको 10 ml डोज ही देना था, उसके जगह पे आपने उसको रेकमेंड कर दिया 50 ml, तो जो एक साइज का डोज देना था उससे 5 टाइम्स ज़्यादा हो गया, तो बच्चे का जान भी जा सकता है. एंड एक बड़ा पर्सन है जिसको आपको मेडिसिन देना था, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो आपको उसको जो मेडिसिन का डोज देना था वो 50 ml का देना था, लेकिन उसके जगह पे आपने क्या रिकमेंड कर दिया 5 ml, जो उसको असर ही नहीं कर रहा है. ठीक है, सो डोज चेकिंग में ये होगा. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, जेनेरिक ड्रग क्या है वो देखेंगे हम लोग, मैक्सिमम एंड मिनिमम डोज कितना होना चाहिए ये देखेंगे हम लोग, जो रेंज दिया है वो रेंज के अंदर ही आना चाहिए. अगर नहीं आया तो हम लोग एरर मैसेज इशू करेंगे स्टेटिंग डोज इज टू हाई या टू लो. तो हर किसी के लिए एज वाइज जो है हम लोग वहाँ पे डोज का लिमिट सेट कर देंगे कि चलो अगर ये कोरोना वैक्सीन है तो अगर सबसे पहले तो हम लोग एकदम छोटे बच्चे को नहीं दे रहे, तो सपोज अगर 2 साल से 10 साल का अगर बच्चा है तो उसके लिए 10 ml रिकमेंडेड है. और अगर मैं रेंज वहां पे बता दूंगा 5 ml टू 15 ml 15. देन अगर टीनेज है तो उसके लिए होगा 10 ml टू 20 ml का रेंज होगा. जैसे उसका एज बड़ा छोटा रहेगा, बॉडी जैसा उसका थोड़ा सा फिट या वीक होगा, उसके हिसाब से चेंज होगा. देन उससे बड़ा अगर पर्सन है 50 ईयर्स तक है, 20 to 50 ईयर्स, सो आई विल से कि उसके लिए हम लोग डोज जो रेकमेंड करेंगे वो 20 ml से लेके 50 ml के बीच में होगा, है ना, ये होगा. सो दैट इज द वन एग्जाम्पल विच इज गिवन. XP, Extreme Programming and Change. Conventional wisdom is the software engineer is to design for a change. मतलब आप जब कभी कुछ, आप देखो कि कभी कभी हम लोग ज़्यादा फंक्शंस भी ऐड नहीं करते ना, तो भी हम लोग कहीं ना कहीं डिज़ाइन में या कुछ चेंज करते रहते हैं. तो उससे क्या होगा, आपके जो कस्टमर्स या क्लाइंट है ना वो आपके साथ बने रहेंगे, उनको लगेगा कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप एटलीस्ट लुक एंड फील तो बदल रहे हैं. ठीक है, आप कभी देखना, आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर के अंदर ज़्यादा फंक्शंस चेंजेस नहीं किए, आप क्या कर रहे हो, उसका लुक एंड फील और बेटर बना रहे हो. सो यहाँ पे वही है, इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग टाइम एंड एफर्ट एंटिसिपेटिंग चेंजेस एज इट रिड्यूस द कॉस्ट लेटर इन द लाइफ साइकिल. सो वो दिया है. रीफैक्टरिंग का मतलब क्या हो गया, प्रोग्रामिंग टीम लुक फॉर अ पॉसिबल सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट्स एंड मेक दिस इम्प्रूवमेंट्स इवन व्हेन देयर इज नो इमीडिएट नीड फॉर देम. जैसे आप देखो कि फेसबुक को कोई बोलता नहीं कि भाई इमीडिएटली आप रील्स ऐड करो. अब रील्स वाला जो पार्ट है ना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है. अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही टिकटॉक बैंड हुआ उसके साथ में उन्होंने देखो होगा उतना जल्दी से वो रील्स ऐड कर दिया.
तो यूट्यूब ने भी ऐड किया, लेकिन फेसबुक एंड इंस्टा वाला ज़्यादा फेमस हो गया। सो ये क्या है, दिस इज द इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सो रिड्यूस द नीड फॉर अ डॉक्यूमेंटेशन। सो आप धीरे धीरे ऐसे ही सॉफ्टवेयर को और बेटर बनाएंगे किसी के बोले बिना, सो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चेंजेस आर इजियर टू मेक बिकॉज दैट कोड इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर। एग्जाम्पल्स क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन का क्लास हायरार्की टू रिमूव डुप्लीकेट कोड, ये फर्स्ट चीज़ हो गया। तो आप देखो हम लोग ये जो डुप्लीकेट कोड का मगजमारी है ना वही हटा देते हैं। जब आप कोई अगर फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे ना तो वो फ्रेमवर्क में बेनिफिट ही ये रहता है कि आपका फोल्डर आर्किटेक्चर जो है वो ये वे में सेग्रीगेट रहता है कि आपको वहाँ पे डुप्लीकेट कोड ज़्यादा आते नहीं है। एट्रीब्यूट्स जो रहेंगे उनको रीनेम कर दो, जिसको पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि ये एट्रीब्यूट हम लोगों ने स्टूडेंट रोल नंबर के लिए, नेम के लिए, स्टूडेंट ईमेल एड्रेस के लिए या क्या पर्पज़ के लिए यूज़ किया था। देन नेक्स्ट क्या बोला है, रिप्लेसमेंट ऑफ इनलाइन कोड विद कॉल्स फॉर मेथड्स दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम लाइब्रेरी। आफ्टर दैट वी हैव टेस्टिंग इन XP. Testing is a central to XP, and XP has developed an approach where the program is tested after every change has been made. So जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है कि हर एक बार जब थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग चेंजेस करेंगे और अगर वो कोड में चेंज हुआ है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे आप देखो कि हम लोग के पास सपोज यहाँ पे इफ आई से लेट्स सपोज वी सो देखो सपोज वी हैव कॉलेज सॉफ्टवेयर। अब इसमें मेरे पास स्टूडेंट मॉड्यूल है और ये स्टूडेंट मॉड्यूल जो है इसके अंदर आई हैव जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज। अब अंडर जूनियर कॉलेज आई हैव कॉमर्स, देन आर्ट्स एंड साइंस। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैंने ये जो कॉमर्स है, कॉमर्स वाला मेरा सब मॉड्यूल है, मेन मॉड्यूल मेरा क्या है, स्टूडेंट है, दिस इज माय सब मॉड्यूल एंड ये सब मॉड्यूल का सब मॉड्यूल है। अब अगर मैंने कॉमर्स वाला जो मेरा सब मॉड्यूल है वो वाले मॉड्यूल में अगर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं तो ये कोडिंग में कोडिंग में चेंजेस किए हम लोगों ने, तो इसको तो मैं रीटेस्ट करूंगा, ठीक है, दिस विल बी रीटेस्टेड। बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाकी के, अब देखो कॉमर्स जो सब मॉड्यूल है इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद आर्ट्स, साइंस एंड दिस ऑल थ्री आर इन टर्न कनेक्टेड विद द जूनियर कॉलेज एंड जूनियर कॉलेज इज इन टर्न कनेक्टेड विद डिग्री कॉलेज, है ना। और ये दोनों किससे कनेक्ट कर रहे हैं, मेन स्टूडेंट मॉड्यूल से, बिकॉज दैट इज द मेन मॉड्यूल। अब सपोज कि कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है, बराबर है, उसके जो मार्क्स आएंगे उसके बेस के ऊपर इट विल बी डिसाइडेड दैट विच टाइप ऑफ डिग्री इज एलिजिबल फॉर। जैसे अगर कोई एक कॉमर्स स्टूडेंट ने IT लिया हुआ है, देन आफ्टर 12th इंस्टेड ऑफ continuing with the commerce courses he can come to BSc IT, BSc CS कोर्स, राइट, ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सब मॉड्यूल है वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स से कनेक्टेड है, दैट इज जूनियर कॉलेज से पूरा कनेक्टेड है, एज वेल एज डिग्री कॉलेज से भी कनेक्टेड है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई अगर चेंजेस किए कोड में तो वो मैं रीटेस्ट करूँगा, ठीक है, मैन्युअल टेस्टिंग से। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पूरा स्टूडेंट मॉड्यूल को मैं टेस्ट करूंगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग, जहां पे मैं ऑटोमेटिव टेस्टिंग टूल्स यूज करूंगा, ठीक है, ये होगा। सो जहां पे मैं क्या करूंगा, कोडिंग में मैंने एक जगह पे चेंज किया, लेकिन ये कोडिंग में मैंने जो चेंज किया इसका निगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर जो डिपेंडेंट मॉड्यूल्स है आर्ट्स साइंस वाले या फिर जूनियर कॉलेज वाला,
या फिर डिग्री कॉलेज वाला, क्योंकि यहाँ पे ये स्टूडेंट का जो रिजल्ट आएगा उसके बेस के ऊपर इफ इज टेकिंग एडमिशन इन सम ऑफ द डिग्री कॉलेज या डिग्री कोर्स, सॉरी, तो वो क्या है यहाँ पे ये जो मॉड्यूल है, अगेन दिस डिग्री कॉलेज मॉड्यूल इज डिपेंडेंट ऑन दिस एज वेल और कनेक्टेड विद दिस। सो ये आपस में कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। तो आप अगर यहाँ पे कोडिंग में कुछ चेंज करेंगे ना, तो ये सारे जो मॉड्यूल्स है ये सारे आपको रीटेस्ट करने पड़ेंगे। सो अब यहाँ पे मैं बैठ के मैनुअल टेस्ट नहीं करूँगा, इट विल वेस्ट माई लॉट ऑफ टाइम। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ मैनुअल टेस्टिंग हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिग्रेशन टेस्ट अप्लाई करेंगे, और वो रिग्रेशन टेस्ट का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे टेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना, सेम पैटर्न फॉलो होगा। सो टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, राइटिंग टेस्ट बिफोर कोड क्लेरिफाइज द रिक्वायरमेंट टू बी टेस्टेड। जैसे आप देखो कि अब मैंने क्या किया है, मैं आपको एक एग्जांपल बता, देखो यहाँ पे टेस्ट केस कैसे बता रहे हैं हम लोग। सो सपोज आई विल राइट इट हियर, टेस्ट केसेस, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको बोल्ड, फर्स्ट यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ वी हैव कंडीशंस, आफ्टर कंडीशंस। सो यहाँ पे अभी मैं कंडीशन क्या डालूंगा, कंडीशन में आई विल राइट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ये कंडीशन है। यहाँ पे मेरा केस 1 आएगा, केस 2, केस 3, केस 4, एंड यहाँ पे आपका आएगा एक्शन। एक्शन में मैं बोलूँगा अलाउ लॉगिन, डोंट अलाउ लॉगिन, एंड डिस्प्ले एरर मैसेज। ठीक है, ये मैंने क्या किया, दिस इज समथिंग जहाँ पे मैं ये देखो, ये वाला एक पार्ट है, एक्शंस है, ये वाला हम लोग का दूसरा पार्ट है। तो अब यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका ट्रूथ टेबल टाइप है। वी हैव 2 कंडीशंस। सो सपोज मैं स्टार्टिंग में लिखता हूँ दिस इज 0, दिस इज 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने यूजर नेम एंटर किया है, नो यूजर नेम एंड नो पासवर्ड। तो एक्शन क्या होगा, डोंट अलाउ लॉगिन, डिस्प्ले एरर मैसेज। ये पैटर्न आएगा। याद रखो। देन दूसरे में मैंने क्या बोला है, यूजर नेम, तो मैं बोल रहा हूं कि रॉन्ग यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड। देन लॉगिन अलाउ होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो लॉगिन विल नॉट बी अलाउड, डोंट अलाउ लॉगिन, शो एरर मैसेज। देन राइट यूजर नेम, रॉन्ग पासवर्ड। सो क्या होगा, सेम कंडीशन वापस आएंगे। ठीक है, अब यहां पे मैं बोल रहा हूं राइट यूजर नेम, राइट पासवर्ड, देन अलाउ लॉगिन। ना तो लॉगिन ब्लॉक करेगा, ना एरर मैसेज बताएगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय टेस्ट केस। तो जब कभी मैं कोई कंडीशन लिख रहा हूं ना, तो वो टाइम पे मेरे पास
ऐसे पैटर्न्स होने चाहिए जहाँ पे मैं यूजर्स को बता सकूँ कि मैंने क्या कंडीशन लिखा है और उसका मेन रीज़न क्या है। तो आप अगर कोई कंडीशन लिखते हैं जहाँ पे आप अगर इजीली बता सकते हैं कि मेरे टेस्ट केसेस या टेस्ट कंडीशन क्या है, कोड करने के पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लॉगिन कोड करूँगा। टेस्ट केस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वी हैव अ टेस्ट केस फॉर लॉगिन। सो मैंने क्या किया, लॉगिन के लिए टेस्ट केस लिखा, कोड बनाने के पहले लिखा है ये मैंने, ठीक है, जहाँ पे मैंने अलग अलग केसेस डाल दिए और ये केसेस के बेस के ऊपर अभी मुझे पता चलेगा कि मेरा लॉगिन में मैं क्या इनपुट डालूंगा, कैसे मैं टेस्ट करूंगा, ये मुझे यहाँ से पता चल गया। तो ये जो है ना, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आपको समझ में आया मतलब आपको आपने जो भी कुछ कंडीशंस लिखे हैं जो भी कोडिंग के लिए वो प्रॉपर है, ये प्रूव हो जाएगा वहाँ पे। मतलब आपको समझ में आया कि आपको एग्जैक्टली कोड करना क्या है। सो यहाँ पे आपको जो दिया है ना, टेस्ट फर्स्ट टेस्ट केस, बराबर है, बिफोर कोड क्लैरिफाइज द रिक्वायरमेंट टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो इससे मुझे पता चलेगा कि ओके यूजर के रिक्वायरमेंट क्या है, लॉगिन प्रोवाइड करना है, ये यूजर के रिक्वायरमेंट है। तो उसको मैं टेस्ट कैसे करूंगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, यूजुअली रिलाइज ऑन टेस्टिंग फ्रेमवर्क। सो हम लोग के पास कभी कभी ऐसे टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी आता है, मुझे अलग से ऐसे पूरे टेस्ट केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फ्रेमवर्क जो है ये मुझे काफ़ी लेवल तक हेल्प कर देता है। Now all previous new tests are run automatically when new functionality is added। तो ये फ्रेमवर्क के अंदर मैंने बता दिया है कि भाई ये देखो, ये हम लोगों का इतना पार्ट जो है ना वो बन गया है, लॉगिन साइन अप हो गया है। तो उसके अंदर जब कभी अगर मैं वापस कुछ न्यू फंक्शंस ऐड करूंगा ना, तो लॉगिन साइन अप यही वे में टेस्ट होगा, आपको यही वे में टेस्ट करना है, ये मैंने सॉफ्टवेयर को बता दिया है। सो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं न्यू फंक्शन ऐड करूंगा ना, तो प्रीवियसली जो जो चीज़ें बने हैं वो ये फ्रेमवर्क खुद से टेस्ट कर लेगा। मुझे सिर्फ जो नए चीज़ें बने हैं वो खुद से मैन्युअली टेस्ट करना है। सो इससे क्या होगा, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, और कस्टमर इन्वॉल्वमेंट जितना बढ़ेगा उतना एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर करने में आपको ज़्यादा हेल्प होगा। नाउ कस्टमर हु इज पार्ट ऑफ द टीम राइट टेस्ट केस as development proceeds and all new code is therefore validated to ensure that the customer needs are justified और customer needs are achieved। so यहाँ पे सेम आपको दिया है, देखो मैंने जैसा टेस्ट केस बताया ना, यहाँ पे उन्होंने मेडिकल सॉफ्टवेयर में डोजेस असाइन करने के लिए दिया है। सो हम लोग यहाँ पे टेस्ट केस कैसे लिख रहे हैं, देखो अ नंबर, सबसे पहला इनपुट क्या देंगे, नंबर इन mg रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डोज। अब देखो यहाँ पे दो इनपुट्स ही है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 0 0 दोनों इन्फॉर्मेशन रॉन्ग, 0 1 एक रॉन्ग एक करेक्ट, 1 0 फर्स्ट करेक्ट सेकेंड रॉन्ग एंड 1 1 बोथ करेक्ट। तो वो टाइम पे क्या आउटपुट आएगा, सो देखो सेम है, टेस्ट फॉर अ इनपुट वेयर सिंगल डोज इज करेक्ट बट फ्रीक्वेंसी इज टू हाई दैट इज विच इज इनकरेक्ट, है ना, 1 0। देन टेस्ट फॉर अ इनपुट वेयर सिंगल डोज इज टू हाई एंड टू लो, बराबर है 0 1 या 0 0, ये वे में हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे वही दिया है, सिंगल डोज ऑफ द ड्रग कितना होगा एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ डोजेस पर डे, मतलब फ्रीक्वेंसी। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक जो दवाई है दिन में 3 टाइम लेना है, 10-10 mg, है ना, ये हम लोग बता रहे हैं। तो सपोज अगर वो 10 mg का अगर सपोज 1 0 गलती से और बढ़ गया तो 100 mg आ गया। 100 mg अगर मैं 3 बार लूंगा मतलब 30 दिन का मेडिसिन मैं एक दिन में ले रहा हूँ, तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हार्म माई सिस्टम, जान भी जा सकता है कोई एक पेशेंट का। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर है जो ऐसे कोई अगर मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है, सो वो टाइम पे बहुत क्लियरली आपको समझने की, उसको चेक करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए टेस्टिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि जो मेडिसिन आप जो डोजेज आप रिकमेंड कर रहे हैं पेशेंट को, वो या तो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है ना। तो वही हम लोग डालेंगे, देखो इनपुट डालेंगे हम लोग, जहाँ पे सिंगल डोज मैंने 10 mg का ही दिया है, लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी क्या किया, बढ़ा दिया। लाइक मैंने बोला था कि 10 mg मेडिसिन आपको 3 बार लेना है, मैंने यहाँ पे 3 का 30 कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 10 बार 10 टाइम्स बढ़ गया। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे 10 mg मेडिसिन अगर दिन में 3 बार लेते थे, तो एक दिन में आपका 30 mg मेडिसिन आपके शरीर में जाता था। उसकी जगह पे अब जब मैं 10 mg मेडिसिन 30 टाइम्स लूंगा तो 300 mg, मतलब कितना ज़्यादा हो गया, है ना।
देन नेक्स्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंगल डोज इज टू हाई एंड टू लो, फ्रीक्वेंसी इज टू लो। सो मैंने बोल दिया कि चलो 10 mg के जगह पे 100 mg मेडिसिन हम लोग लेंगे दिन में एक ही बार, तो एक ही बार में मैं बहुत बड़ा डोज दे रहा हूँ, सो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। देन यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका जो सिंगल डोज फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बड़ा है एंड उसका जो डोज है वो थोड़ा छोटा है, तो ये वे में हम लोग अलग अलग पैटर्न ट्राई करेंगे। और लास्ट में हम लोग हर एक चीज़ करेक्ट एंटर करके ट्राई करेंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द मेन एडवांटेज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So as you can see here in this part, this is the same provided here. And automation testing क्या रहता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। Why do we require automation testing? So जैसे आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क दिया हुआ है, so ऐसा ही कोई फ्रेमवर्क या सॉफ्टवेयर हम लोग भी यूज़ करेंगे जिससे हम लोग हर एक सॉफ्टवेयर को, हर एक छोटे कंपोनेंट को आप बार बार मैन्युअली टेस्ट ना करना पड़े। आप मैन्युअली टेस्ट किसको करेंगे, जहाँ पे आपने मैन्युअली कोडिंग में चेंजेस किए उसी को आप मैन्युअली टेस्ट करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को आप एज इट इज़ रहने देंगे। सो अ टेस्टिंग इज ऑटोमेटेड व्हेन देयर इज अ सेट ऑफ टेस्ट दैट कैन बी क्विकली एंड ईजिली एग्जीक्यूटेड। क्योंकि बाकी का सॉफ्टवेयर मैंने प्रॉपरली पहले टेस्ट किया हुआ है, सिर्फ अभी मैंने कोड में कहीं पे चेंज किया तो वो वाला पार्ट को मैं रीटेस्ट करूँगा मैन्युअली, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट जो बाकी के सब मॉड्यूल्स रहेंगे उनको मैं क्या करूँगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग पे डाल दूंगा, जिससे अगर कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर रहेगा तो आप इमीडिएटली वो प्रॉब्लम को पकड़ सको, ठीक है। अब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का डिफिकल्टी क्या रहता है, प्रोग्रामर प्रिफर प्रोग्रामिंग टू टेस्टिंग एंड समटाइम्स दे टेक अ शॉर्टकट्स व्हेन राइटिंग द टेस्ट। अब शॉर्टकट्स कैसे लेंगे, मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो एक्सेल में बताया था एग्जाम्पल, तो वहाँ पे मैं अभी सारे टेस्ट नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जस्ट राइट इट हियर। ये जो 3 टेस्ट केसेस हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पे, इसके जगह पे मैं कट शॉर्ट करके यूज़र नेम पासवर्ड दोनों नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ये पूरा एक टेस्ट केस ही मैं हटा देता हूँ और उसके जगह पे मैं क्या करूँगा, ऊपर के जो बाकी के जो 3 केसेस बचे हैं वही मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने हटा दिया। सो नाउ वी हैव ओनली 3 टेस्ट केसेस। या फिर मैं बता रहा हूँ कि ओके आप सिर्फ ट्राई करो कि जब कभी यूज़र नेम या पासवर्ड अगर रॉन्ग रहेगा ना वो सेम एरर मैसेज देगा। सो ये दोनों के जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर सिर्फ पासवर्ड रॉन्ग है ना वही टाइम पे मैं उसको एरर मैसेज दूंगा। सो अगेन ये भी हटा दिया। तो जहाँ पे पहले 4 टेस्ट केस थे मैंने शॉर्टकट मार के क्या किया, 2 ही किया, यूज़र नेम डालो, पासवर्ड रॉन्ग है, एरर देगा, खत्म हो गया। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड है देन इट विल अलाउ अ लॉगिन। यहाँ से क्या हो गया, इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपका जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर है ना वो और थोड़ा बेटर हो गया, या फिर वी कैन से टेस्ट किया नहीं तो उससे वो सिस्टम बेटर हुआ या नहीं हुआ है ये हम लोग को पता ही नहीं चला। तो एग्जाम्पल क्या दिया, देन यू मे राइट अ टेस्ट which is incomplete that do not check all possible exception that may occur, है ना। जैसा मैंने अभी पहले टेस्ट केसेस लिखे थे टेबल, तो उसमें से क्या किया, मैंने 2 टेस्ट केस हटा दिए ये सोच के कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, इतना अननेसेसरी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं, उसके जगह पे मैंने और 2 फंक्शंस टेस्ट हो जाएंगे। सो सम टेस्ट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट इंक्रीमेंटली। फॉर एग्जाम्पल इन अ कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू राइट यूनिट टेस्ट for a code that implements display logic and workflow between the screens. It is difficult to judge the completeness of a set of test कि ओके ये जो टेस्ट है ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। तो कभी कभी नंबर ऑफ इनपुट्स जैसे बढ़ेंगे तो कभी कभी वहाँ पे हर एक चीज़ पॉसिबली टेस्ट हो रहा है कि नहीं हम लोग को पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग पाथ टेस्टिंग या कंप्लीट टेस्ट आपका कवर हो रहा है कि नहीं इसके लिए कवरेज टेस्ट करते हैं। कवरेज टेस्ट का मतलब क्या होता है पता है, so as you can see here we have one code। अब यहाँ पे देखो हर एक लाइन के बाजू में ना आपको नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट आपका इफ कंडीशन है, इफ a इज इक्वल टू 50 देन इफ b इज ग्रेटर देन c देन क्या होगा, उसके आगे कहाँ पे जाएगा। सो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 से मैं 2 पे आऊँगा, 2 से मेरे पास 1 से या तो अगर a 50 नहीं है तो मैं डायरेक्टली 6th वाले पॉइंट पे चले जाऊंगा, एंड इफ प्रिंट ए, ठीक है। ये फर्स्ट पाथ है आपका। देन सेकेंड में मैं क्या बोल रहा हूं, इफ ए इज 50 देन मैं
सेकेंड पॉइंट पे आऊँगा जहाँ पे आई विल चेक वेदर बी इज ग्रेटर देन सी और नॉट। अगर ये ट्रू है तो थर्ड पे जाऊँगा, फॉल्स है तो फोर्थ पे जाके यहाँ के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करूँगा। देन ये थर्ड पे जाओ या फोर्थ पे जाओ, एट दी एंड आई विल गो टू 5 देन 6 एंड 7। ठीक है, सो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस कितने लिखेंगे हम लोग, कितने पाथ बन रहे हैं, देखो वो सारे पाथ आपको कवर करना है, इसको कवरेज टेस्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाथ कितने बनेंगे, 1 6 7, दैट्स फर्स्ट पाथ। देन 1 2 3 5 6 7, सेकेंड पाथ। 1 2 4 5 6 एंड 7, दैट इज थर्ड पाथ। सो आपको ऐसे टेस्ट लिखने हैं जो ये सारे जो पाथ है ना इसको कंप्लीटली चेक कर सके। यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न पता चलेगा। सो यहाँ पे हम लोग के पास कितने पाथ आएंगे, 1 6 7, 1 2 3 6 7, सॉरी 1 2 3 5 6 7, एंड नेक्स्ट पाथ कौन सा आएगा, 1 2 4 5 6 7। सो अभी आपको क्या करना है, ऐसे टेस्ट लिखने हैं जो पॉसिबल हर एक पाथ जो है आपके इसमें उसको कंप्लीटली प्रॉपरली टेस्ट कर पाए। दिस इज ऑल्सो द सिमिलर टाइप ऑफ एन एग्जाम्पल हियर। सो आई होप पाथ टेस्टिंग क्या होता है आपको समझ में आया। ठीक है, डाउट है किसी को, बताओ जल्दी से। एनीवन, एनी डाउट? ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। अब यस सर। आप अगर देखेंगे ये सेम चीज जो है ये आपको नोट्स में यहाँ पे दिया हुआ है, कवरेज टेस्ट, कंप्लीट कवरेज टेस्ट। आपका कोड में जो भी ऐसे लूप्स रहेंगे और उसके बाद जितने भी ऐसे अलग अलग पाथ रहेंगे वो हर एक पाथ को आपको कवर करना है, दैट इज द कंप्लीट कवरेज। तो दैट्स इट। पेयर प्रोग्रामिंग जो है यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर कराऊंगा, आज अभी एक साथ में ज़्यादा बर्डन नहीं डालना। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। एनीवन, एनी डाउट्स? बोलो, नो डाउट्स गाइस? No doubts? No. Okay, so we'll stop today's lecture here.